चलिए, नाउ कम टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. Okay, now we will be starting with another important and easy chapter, law relating to consumer protection. सुना है कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में? जागो ग्राहक जागो, फिलहाल जागो बच्चों जागो की ज्यादा जरूरत है ना? ओके, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए. हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो भी सेलर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये लोग कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है? और उन अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कौन एक्शन ले सकता है? कंज्यूमर. कंज्यूमर के पास क्या अधिकार है? कई बार आपने भी लाइन बोली होगी कि हम कंज्यूमर फोरम चले जाएंगे, है ना, हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे. लेकिन इस लाइन के अलावा आपको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता. बस आप ऐसे बोल देते हैं ना कि हम तुम्हारे खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम लोग करते कुछ नहीं. आज भी हम लोग के साथ एक चीज है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई सेलर हमारे साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिस करता है, तो हम लोग पता है क्या एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ? ये एक्शन लेते हैं कि अगली बार इसकी दुकान में जाएंगे नहीं, है ना? मैक्सिमम यही करते हैं. बट लॉ ये कहता है कि कंज्यूमर्स के पास कुछ अधिकार हैं, और वो अधिकार एक एक्ट में दिए गए हैं जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, इस एक्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स के पास क्या राइट है. कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर फोरम यानी कि कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं. 3 लेवल्स पे ये कोर्ट बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर. तो जब भी किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो वो इन कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकता है, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है. ओके, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी रिसेंटली 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, क्योंकि अब वो ई कॉमर्स वाला ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लग गए हैं. ज्यादातर आप देखिए आजकल ई कॉमर्स या ई शॉपिंग सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है. उन चीजों को कवर करके अब 2019 के अमेंडमेंट्स जो हैं वो इसमें डाले गए हैं, ठीक है? इसलिए चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलिए देखिए, कह रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिकली ये है, यानी कौन कौन से लॉज इनके ऊपर लगेंगे. पहले इंट्रोडक्शन बता रहे हैं. कंज्यूमर जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहे हैं कंज्यूमर को जस्टिस मिलना चाहिए, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. India has been a pioneer in consumer advocacy with Consumer Protection Act 1986. यानी हमारा ओरिजिनल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो देखिए कौन से ईयर में था? 1986. यानी हमारी कंट्री वन ऑफ दोज कंट्रीज थी जिसने सबसे पहले कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाए. अ पाथ ब्रेकिंग सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द एरिया ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट. आगे देखिए लिखा हुआ है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. इस एक्ट में एक लीगल फ्रेमवर्क है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड अ 3-tier क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी. इस पूरे वर्ड को मार्क करो, 3-tier क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी. 3 tier का मतलब क्या हुआ? 3 layers. कह रहे हैं यहाँ पर जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो 3 layers में है, ठीक है? क्वाजी जुडिशियल क्यों बोल रहे हैं? पार्शियली जुडिशियल. ये कोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये काम किसकी तरह करते हैं? कोर्ट्स की तरह ही, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्वाजी जुडिशियल. ओके, 3-tier क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी है कौन कौन से लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर. और इन्हीं को ही हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं? कंज्यूमर कोर्ट. तो जो आप कहते हैं ना हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में स्यू कर देंगे, जब आप कहते हैं हम कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे तो कंज्यूमर कोर्ट का मतलब ये लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड द स्टेट कमीशन. ओके, द कंज्यूमर कोर्ट्स एडजुडिकेट द कंप्लेन. ये जो भी कंप्लेन्स होती हैं कंज्यूमर्स की, ये कहाँ पर आती है? इन कोर्ट्स में. रिलेटिंग टू डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज and are meant to simple, inexpensive and speedy redressal of consumer grievances. I hope no doubt. ठीक है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं. इसी तरह नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं अब देखिए इतने ज्यादा चेंजेस हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, इन दिस बैकड्रॉप कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास्ड. तो पहले जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का था. तब के सेलिंग में और आज के मोड्स ऑफ सेलिंग में बहुत चेंजेस आए,
और इन चेंजेस को देखते हुए कौन सा एक्ट पास कर दिया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके फाइन। अब देखो प्रियम्बल ये 2019 वाले एक्ट का, द प्रियम्बल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर द सेड पर्पस टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। ये पूरी बात देखिए क्लियर है, किसके लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने अथॉरिटीज बनाई हैं। जैसे हमारे 1986 एक्ट में होता था 3 लेवल्स पे अथॉरिटीज थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। सिमिलरली वही 3 लेवल पे अथॉरिटीज हमारे इस एक्ट में भी हैं। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 certainly creates a consumer friendly ecosystem in the country and strengthen the consumer rights with timely and effective administration of consumer dispute। तो अब इस एक्ट के आने से कंज्यूमर डिस्प्यूट्स बेटर सॉल्व हो रही होंगी कि और ज्यादा टाइम लगता होगा, बेटर। आप लोग को पता है हम लोग केस फाइट नहीं करते, हम लोग जैसे अभी हमने आपको बताया हम लोग की मेंटालिटी ये होती है कि अगली बार यहाँ से लेंगे नहीं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली केस फाइट करते हैं, और आपको पता है भले ही प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो लेकिन कॉम्पनसेशन वो बहुत ज्यादा क्लेम कर ले जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सीधे सीधे केस फाइल करते हैं, और ज्यादातर केसेस में कंज्यूमर सही निकलता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो कंपनी के फेवर में लैंड करते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या कुछ ऐसी चीज है, तो ज्यादातर केसेस में अगर आपका पॉइंट प्रूफ सही हो जाता है तो हम लोग को लगता है ना, इतनी बड़ी कंपनी से कैसे फाइट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई छोटा सा भी कंप्लेन है तो आप फाइल कर सकते हैं। बस इसमें ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जितना तो हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा उतना तो हमारा केस करने का खर्चा हो जाएगा, है ना। आपने कभी 1 रुपए की क्लेयर्स खरीदी, वो अंदर से खराब निकली, है ना, तो उसके लिए केस फाइल करना ऑब्वियसली नॉट जस्टिफाइड। लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है तो आपको केस फाइल करना चाहिए, और डेफिनेटली इसमें प्रोसीजर भी दिया हुआ है और आपको उसका कॉम्पनसेशन मिल भी जाएगा। ओके, चलिए अब इसके देखिए कुछ केस लॉज दिए हैं इन्होंने इसी के प्रियम्बल के। ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, द सिविल appellate jurisdiction of Honorable Supreme Court observed that it needs no emphasis that Consumer Protection Act aims at providing better protection of interest of consumer। सिर्फ इस एक्ट के लीगल जस्टिफिकेशन के ये केसेस हैं। इट इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन दैट डिजर्व्स लिबरल कंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं इस एक्ट में लिबरल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब समझ गए, ज्यादातर कोशिश करी जाएगी किसका फेवर किया जाए, कंज्यूमर्स का। भाई ये एक्ट बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो कोशिश यही की जाएगी कि फेवर हो, लिबरली लेके चलेंगे और फेवर ज्यादा किया जाएगा किसका, कंज्यूमर्स का। दिस लॉर्डेबल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी फॉरगॉटन व्हाइल कंसीडरिंग द क्लेम्स मेड अंडर द एक्ट। तो कोई भी एक केस, ये जो भी दोनों केसेस हैं, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का बेसिस क्या है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक नाम याद कर लेना। देखिए एक फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ऑब्वियसली ये होता है कि आप अंडरस्टैंड करें कंटेंट क्या है, और सेकंड स्टेज होता है सेक्शंस एंड केस लॉज। अगर आपको कंटेंट समझ आता है और आप थ्योरी में और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यू शुड राइट द केस लॉज और द सेक्शन। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट जितना पॉसिबल है उतना ही कर लीजिए, जो मेन सेक्शन है वो ही कवर कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे सेक्शन याद कर लेंगे और याद भी रह जाएगा, बट जब एग्जाम में मार्क्स आने की बात होती है ना, तो एक चीज आती है बाय हुक और बाय क्रुक, और ये क्रुक है। हुक से कहाँ आ रहे हैं, हुक तो बहुत कर लिया आपने, है ना, सीधा सीधा आप आंसर लिख रहे हैं, बट उसमें वो डिजायरेबल मार्क्स आपको नहीं मिल पा रहे, तो उसका सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, सेक्शंस लिखना शुरू करो, केस लॉ के नाम लिखना शुरू करो, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड दैट इज करेक्ट, लिखना तो सही लिखना, ठीक है। तो जैसे स्कूल वगैरह में करते थे कि आपने याद किया उसके बाद एक लिस्ट बना ली कि भाई इस चैप्टर में ये सेक्शंस हैं, और फिर ऐसे हाथ लगा के याद किया बच्चों की तरह, वो करना पड़ेगा। दिस वर्क्स, एक्चुअली दिस वर्क्स। लेकिन अगर आपको लग रहा है बस रीड कर लिया और पेपर दे आए, तो रीड करके पेपर दे के आने में पहली चीज तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, वो बुक की लैंग्वेज नहीं होगी। बुक की लैंग्वेज का मतलब ये है लीगल वर्ड्स का यूज करना, दैट्स इट। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं लेकिन वर्ड्स जो हैं आप लीगल वर्ड्स या बुक के यूज कर रहे हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जो आपके गाइडलाइन आंसर्स आए उसके आंसर्स देखो, ऑल्दो वो मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट करा है उन्होंने, बट स्टिल इससे पता चल रहा है कि उनको क्या लैंग्वेज चाहिए। और वैसे भी कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल लेवल का पेपर है, मतलब आप लॉ के प्रोफेशनल्स हैं इतने बड़े, और इसके एक लेवल के बाद आप सीधे कंपनी में जाने वाले हो, तो वो आपसे थोड़ा ना एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम सिंपल लिख दो,
आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप कौन से लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। आप लॉ के एक्सपर्ट बनने वाले हो, तो एटलीस्ट लॉ में तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आपका आंसर की क्वालिटी अच्छी हो। अब कई बार ऐसा होता है आपको आंसर आता है लेकिन आप लिखते ऐसे हो कि समझ ही नहीं आता आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर, लीगल वर्ड्स का यूज होना चाहिए। इसीलिए तो मॉड्यूल से कराते हैं कि पढ़ते पढ़ते 2-4 वर्ड याद रह जाए। तो जब आप वो वर्ड्स यूज करोगे, वो लैंग्वेज यूज करोगे थोड़ी बहुत, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रटना है। रट तो सकते ही नहीं है, रटने के लिए तो कैसे रटोगे मैं तो ये नहीं समझ में आता। अंडरस्टैंड करो और लिखने की प्रैक्टिस करिए। द मोर यू विल राइट, रोज कोशिश करो 1 आवर यू हैव टू राइट समथिंग। आप कह रहे हो हाँ कि वो कविताएं बहुत लिखते हैं, शायरी आयरी तो लिखते ही रहते हैं। एक आंसर रोज, 2 आंसर रोज तो कम से कम आपको लिखना ही है। हर चैप्टर, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं और उसके जो सेक्शंस हैं उसकी लिस्ट बनाइए। उसकी लिस्ट को रोज सुबह टर्न करिए, पढ़िए। एकदम जील वाली मेहनत चाहिए होगी, तब जाके आपके ऐसे मार्क्स आएंगे कि हाँ एग्रीगेट निकल पाए। वरना वही है 30-40 की रेंज में आ जाएगा। 30-40 वाला बच्चा ना पास हो पा रहा है बेचारा, ना फेल हो पा रहा है सही से। एक्चुअली जिसके 37-40, एक बच्ची की मार्कशीट थी, वी वर सरप्राइज्ड, उसके सब में अच्छे मार्क्स थे और टोटल पता है कितना था? 197 टोटल था, इंडिविजुअल ऑल क्लियर, पास नहीं था बच्चा। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया हमने क्या बोला, हम बता रहे पासिंग कितना होता है 200 और उसके मार्क्स थे 197 और इंडिविजुअल तीनों में पास था बच्चा। 3 मार्क्स नहीं दिया आपके इंस्टीट्यूट ने, 3 नंबर। हाँ आई गेस न्यू सिलेबस, ठीक है, 3 नंबर नहीं दिए। मतलब दिस इज अनजस्टिफाइड, क्योंकि इस लेवल के एग्जामिनेशन में 3 नंबर ग्रेस मार्क्स के तो मिलते ही हैं। बट एग्जैक्टली अब उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने मार्कशीट देखी, पहले में पास, दूसरे में पास, इंडिविजुअली तो पास दिख ही रहा है बट एक्चुअली नॉट पास। और ऊपर से जब से डिजिटल चेकिंग हो गई है तब से तो और ही कुछ समझ में भी नहीं आता कहाँ पे कटा है कहाँ पे मिला है मार्क्स। तो अगर आप देखो जो बच्चे अपनी आरटीआई से कॉपीज मंगवाते हैं, आप उनके पेपर देखो तो कुछ समझ नहीं आएगा। उस बच्चे ने एक पेज का आंसर लिखा है 0। एग्जैक्टली डिजिटल चेकिंग का मतलब ये पूरा पूरा आंसर लिखा है, उसके बगल में एक लिखा है 0 बस। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमने कहाँ क्या गलती हो गई हमसे। तो योर आंसर, और उसके लिए गाइडलाइन आंसर देखिए, जैसा आंसर इंस्टीट्यूट चाह रहा है उसको वो दो जो वो चाह रहा है। आपके चाहने से काम नहीं हो रहा ना, आपने अपना चाह के देख लिया। तो अब ट्राई टू, हम लोग क्या करते पता है, हर बार रुकता है, हर बार वही किताब फिर से पढ़ने लग जाते और फिर क्या कहते यही तो पिछली बार किया था इसीलिए तो फिर फेल हो गए। आप क्या करते हो, गलती समझ रहे हो, हमने पिछली बार भी तो ऐसे ही किया था इसीलिए तो पिछली बार जैसे नंबर आए। नया क्या किया, एडिशनल क्या किया, हमने पिछली बार भी बुक से पढ़ा था, इस बार भी बुक से पढ़ा, जैसे पिछली बार पढ़ा था वैसे ही इस बार पढ़ा, इसीलिए तो इस बार भी फेल हो गए। अगर पिछली बार आपने कंटेंट पढ़ लिया है तो इस बार उसमें सेक्शंस याद करने की कोशिश करो, केस लॉज याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू राइट व्हाट दे वांट, वो जैसी लैंग्वेज चाह रहे हैं। अगर आप लॉ के प्रोफेशनल्स हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी लैंग्वेज हो। अगर प्रैक्टिकल पेपर है न्यू सिलेबस का तो दे वांट कि आप उसको प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ क्लियरली अच्छे से सॉल्व करो। तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। हर चैप्टर को खुद से लिखिए, जब आप खुद लिखेंगे तब आपका उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सिर्फ पास नहीं हो रहे उससे परेशान हो गए, पास नहीं हो पा रहे, बट कारण तो समझो। इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन आंसर दिए, एक आंसर पढ़ के देखिए उनका कि अच्छा ऐसा आंसर चाह रहे हैं वो। दैट इज द मीनिंग ऑफ गाइडलाइन आंसर। आप गाइडलाइन देखते नहीं हो, आपके तो हमसे क्या मतलब, हमको हमारी गाइडलाइन मिल गई 25 तारीख को। सो यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इम्प्रूवमेंट होगी तभी पास होंगे, सिर्फ उसी रास्ते पे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करिए हर चैप्टर में, स्पेशली लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक चैप्टर खत्म हुआ उसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको लगता है कि पास्ट ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, उसका अगर एक सेक्शन आपने याद कर लिया तो आपको पता है आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको। इससे आपके आंसर की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। यू आर यूजिंग सेक्शंस, यू आर यूजिंग केस। अब जैसे इसमें हमने आपको क्या बोला, मान लो प्रीएम्बल आ जाता है या कंज्यूमर का एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस एक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली ये दोनों केस में से कोई एक नाम लिख सकते हो। इससे आपके आंसर की क्वालिटी बेटर हो जाएगी और मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द रीजन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंज्यूमर एक्ट 2019, 99% बच्चे पता है क्या करेंगे, बांध के आंसर लिखेंगे। बांध के पता है ना, कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी नथिंग रॉन्ग विद कंज्यूमर,
जनरल लैंग्वेज, तभी वो क्या करता है, पूरा पढ़ता है और साइड में छोटा सा गुल्ला दे देता है। समझ में आया? तो इसलिए आपको अपने आंसर्स की इम्प्रूवमेंट करना है, वो लिखना है जो वो चाह रहे हैं। तो लास्ट जो अभी दिसंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस की हो न्यू सिलेबस को, क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनका गाइडेंस नोट का आंसर उठाओ और अपना पेपर सोचो आपने क्या लिखा था। बहुत ज्यादा लग रहा है तो आरटीआई से कॉपी मंगा लो और तीनों को साथ में रखो, ये उनका क्वेश्चन था, ठीक है, ये उनका आंसर है और ये हमारा आंसर है। बिलीव मी, आप अपने आप को नेगेटिव में नंबर दोगे। उन्होंने तो फिर भी 0 दिए, आप कहोगे अच्छा इनको ये चाहिए था, हमने ये लिखा है, तो आप कहोगे इसमें तो हमें -1 मिलना चाहिए। सो इट डज नॉट मैटर। कुछ बच्चों का पेपर, अब जब आरटीआई से बच्चे मंगाते हैं ना तो एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो बच्चे कह रहे मैम हमको पूरे पूरे पेपर में सिर्फ, इसमें नहीं था, सीए का बच्चा था, बट कह रहे मैम पूरी लॉ में 2 नंबर मिले सिर्फ। हमें तो पूरी लॉ में 2 नंबर है, ये कैसे हो सकता है? आंसर उसे खूब 1.5 पन्ने के आंसर लिखे, आराम से सब कुछ लिखा, सेक्शन लिखा, सब लिखा है, बट जो पूछा गया वो नहीं लिखा, पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और दिया। जैसे पार्टनरशिप में, मतलब सिर्फ इसलिए डिस्कस करें क्योंकि आपके साथ ऐसी गलतियां होती है। पार्टनरशिप में उन्होंने पूछा कि ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप है कि नहीं है, मतलब पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और कोई रिलेशन नहीं है उनका, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बट और कोई रिलेशन नहीं है, तो वो पार्टनरशिप कही जाएगी कि नहीं? पार्टनरशिप एक्ट का एक कंटेंट है, ठीक है। अब उसने क्या लिख दिया कि पार्टनरशिप रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब वैसे तो आपके प्रॉफिट डीड में लिखा होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, जो डीड में लिखा होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, का डीड में ना लिखा हो तो इक्वल माना जाता है। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या लिखा है? और ये आंसर उसने 1.5 पन्ने का लिखा सजा सजा के। वो पूछ रहे हैं ये बता दो ये पार्टनरशिप है कि नहीं है, उसने ये छोड़ के सब बताया। यही आपके साथ हो रहा है, वो पूछ कुछ और रहे हैं, आप लिख कुछ और रहे हो, ठीक है। जो अभी लास्ट वाला जेआईजेएल का पेपर था, टेक्निकल पेपर था, न्यू सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, पेपर बहुत टेक्निकल था, ठीक है। आई एक्सेप्टेड कंप्लीटली। अगर वो बच्चा उसमें पास हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पेपर वॉज वेरी टेक्निकल। जेआईजेएल का ऐसा टेक्निकल पेपर आज तक नहीं आया है जितना न्यू सिलेबस का पेपर था, ठीक है। उसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इतने छोटे पॉइंट थे कि अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ा है तो ही आप आंसर कर सकते हो, वरना आप भूल जाओगे। और यही हुआ। आप जेआईजेएल को क्या समझते हो, सेम गोज विद ईसीआईपीएल। आप क्या समझते हो, हमसे पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेल, क्योंकि अभी तक यही पूछा जा रहा था, इसमें आपकी भी गलती नहीं। आज तक कंपटीशन एक्ट से यही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेल, व्हाट डू यू मीन बाय बिड रिगिंग, तो आपके दिमाग में यही सेटल था। अब इसी का वो एक भयानक सा क्वेश्चन बना के दे देंगे, सब बाउंस हो जाएगा। तो जो लेवल आप आईसीएसआई का समझ रही हो ना, वो अब चेंज, अब आईसीएसआई नए अवतार में आ गया है। हाँ, लेकिन आप वही अवतार लिए बैठे हो, हम तो वही लिखेंगे जो हम लिखना चाह रहे हैं, तो पूछो कुछ भी। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। न्यू सिलेबस का मतलब ही यही होता है, जो ओल्ड में है ठीक है अच्छी बात है, लास्ट अटेम्प्ट है जून, फिर तो सभी न्यू हैं, है ना। जून इज द लास्ट अटेम्प्ट, होपफुली हो सकता है एक आध अटेम्प्ट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अदरवाइज होपफुली लास्ट अटेम्प्ट है, ओके। उसके बाद सब न्यू ही न्यू है, तो क्वालिटी ऑफ पेपर आपका बेटर होना चाहिए। इसके लिए आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लिखना पड़ेगा, रजिस्टर्स बनाने पड़ेंगे। आजकल बच्चों को रजिस्टर बनाने की आदत छूट गई है, सब किताब ही है जो है इसी में ही लिखते चले जाएंगे, इसमें लिखने से काम ही नहीं होगा, राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं है, और टेस्ट होता है वो देना नहीं है, मॉक एग्जाम होगा वो देना नहीं है, सीधे वहां देना है जा करके, वो फिर रोएंगे आप 25 तारीख को। अगर आपने लिटरली मेहनत करी है तो आप फेल नहीं हो सकते, और अगर आप फेल हुए हैं तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है। सिर्फ 1% केसेस ऐसे होते हैं जो लक फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे वो 197 वाली बच्ची, दैट इज लक फैक्टर कंप्लीटली। सारे सब्जेक्ट्स में पास, इंडिविजुअल पास, 197 टोटल एंड वेल, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके मार्क्स, तभी जब भी कोई बच्चा हमसे कहता है ना मैम जून अटेम्प्ट दे कि ना दे, एक ग्रुप दे, आई ऑलवेज से मार्क्स बताओ पहले। मार्क्स से हमारा एनालिसिस ये होता है, अगर आपके मार्क्स 10 की रेंज में आए हैं, 5, 10, 15, तो दिल से आवाज निकलती है छोड़ दो सीएस, बोलते नहीं है उसको, हम ओपनली बोल रहे हैं आज हम, ठीक है। हम सबसे पहले, आप पूछ लीजिए जिन काउंसलिंग सेशन भी हमने लिया था, हम सबसे पहले पूछते मार्क्स बताओ इंडिविजुअली, बच्चे टोटल बताओ, मैं टोटल नहीं, इंडिविजुअल मार्क्स दो, तो हमारा एनालिसिस होता है। अब कुछ बच्चों के नंबर आए 5, 6, 7, 8, ये 4 सब्जेक्ट में नंबर आए, हाँ हाँ अरे क्या बात करो, आते हैं नंबर, 5, 6 साल से नंबर आते हैं, तो दिल से निकलते रहने दो, बट उसको ही बोलना पड़ता है नहीं बेटा एक बार और दे दो, ठीक है। अगर आपके मार्क्स ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके मार्क्स आए हैं 25 से 35 की रेंज में,
इसका मतलब आपका कंटेंट प्रॉपर प्रिपेयर्ड ही नहीं है। कंटेंट प्रिपेयर का मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है। 25 नंबर या 15 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर तक का मतलब है आपका कंटेंट प्रिपेयर नहीं है। और अगर आपके मार्क्स आए 40, 45, 50 की रेंज में, कहीं एग्रीगेट मिस हो गया या कुछ ऐसा हो गया किसी एक सब्जेक्ट में आपके बाई चांस 39 रह गए, इसका मतलब कंटेंट प्रिपेयर था। और जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, एग्रीगेट नहीं बना, ये क्वालिटी ऑफ राइटिंग आंसर्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका कंटेंट तो आता है तभी 40 आ पाए, लेकिन उतना बेटर नहीं हो पाया कि एग्रीगेट बन पाए। इससे ये समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इसी को देख के हम लोग एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो बच्चे कहते हैं ना कि 25, जब बच्चे का रुकता है तो उसको लगता है मेरा एक नहीं रुका, अब हम दोनों देंगे, तो हम सीरियसली पूछे नंबर कितने। अगर उसके मार्क्स 40, 50 की रेंज में कहीं एग्रीगेट नहीं बना तो ठीक है, आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। लेकिन अगर एक भी सब्जेक्ट में 25 की रेंज में नंबर आ गए, 25 आए, 30 आए, इसका मतलब आपका कंटेंट 25 नंबर, 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर आ रहे हैं। खुद सोच के देखो, मतलब 25 तो आप शायद बना बना के लिखो, शायद ऐसे ही आ जाए 10-12 नंबर। सो योर मार्क्स हैव टू बी इन द रेंज ऑफ 40। अपने दिमाग से निकाल दो, 40 कुछ नहीं है, 50 दिमाग में लेके चलो तो एग्रीगेट कभी नहीं फंसेगा। आप सोच के देखिए हमने क्या बोला। हम लोग अपने दिमाग में 40 40 40 40 दिमाग में सर एकदम रखा हुआ है और 40 ही आ जाते हैं। अपने दिमाग में 50 सोचो, 50 पासिंग है, और सोचो भी नहीं कि 50 लाने, सोचो तो 80 लाने तब आएंगे 50। 40 की फिगर भूल जाओ। जब सब में 50 आ गए तो एग्रीगेट सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सबसे पेनफुल तभी होता है जब एग्रीगेट ना बने, कि पास भी है और फेल भी है। तो अगर जिन बच्चों के मार्क्स 35 से 45 की रेंज में होते हैं, उनका मतलब ये है कि उनका कंटेंट प्रिपेयर्ड है, बस क्वालिटी ऑफ आंसर ना होने की वजह से उनके मार्क्स कम रह गए। तो उनको वर्क करना है इस चीज पे। आप सारे केस लॉज याद करिए, सारे सेक्शन याद करिए। करा है, सबने करा है। आपको क्या लगता है जो पास हो जाते हैं नहीं किया है? वो बताते नहीं उन्होंने क्या क्या किया है। एंड व्हाई शुड दे टेल? ऑब्वियसली आपको पता नहीं है, बस क्या नहीं किया ये सोच लो, क्या नहीं किया। दिस इज द राइट वर्ड, क्या नहीं किया। लिस्ट बनाना, सेक्शंस बनाना। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, हमने पूरी टैक्स के नोट्स बना डाले थे, टैक्स तक के सेक्शन याद करे थे। करना पड़ता है, क्या करे। बट आपको, और आपका लॉ तो मतलब है ही सेक्शन का, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप से ही ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, कंटेंट में ही फंसे हुए हैं, मतलब ही नहीं पता, बिट ट्रिकिंग क्वेश्चन आ गया, यही नहीं याद आ रहा है होता क्या था। तो फिर हम इसीलिए हम हमेशा बोलते थे कि भाई जब यही नहीं समझ में आ रहा तो सेक्शन कहाँ बढ़ोगे। बट आज का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ये चाह रहा है कि आपको भैया कदम से कदम मिला के चलना है। योर आंसर हैज टू बी ऑफ दैट। इंडिया लेवल का पेपर है आपका, कानपुर लेवल का पेपर नहीं है। क्या आपको लग रहा है हमारी क्लास में तो हमारे सबसे अच्छे आते थे? योर कॉम्पिटिशन इज विद दोज स्टूडेंट्स जो लॉ में एक्सपर्टीज लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे आपको पता है LLB भी साथ में करते हैं और सब कुछ करते हैं और साथ में CS कर लेते हैं। ये वही हो जो ऑल इंडिया रैंकर्स आते हैं फर्स्ट 10। आप देखना ज्यादातर 99% बच्चे वो ऐसे होते हैं जो सिंगल कोर्स नहीं कर रहे होते हैं। जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है उनसे कभी पूछना, वो साइड में 2-3 चीजें कर रहे होते हैं। CA भी कर रहे हैं, CS भी कर रहे हैं, LLB भी कर रहे हैं। तो व्हेन दे आर टेकिंग ऑल दीज 3 थिंग्स टुगेदर, तब वो कहते हैं अच्छा CS तो चल ही रहा है, साथ में हो ही जाएगा। और आप लोग कह रहे हो CS ही हो जाए। हाँ, थिंकिंग में फर्क है, इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपना विजन बहुत ब्रॉड करना है। अगर आप ये सपना देखते हो ना कि हम सैलरी हमें अच्छी मिले, सैलरी सपने अच्छे देख रहे हो, नंबर हमें 20 आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे, 15-20 नंबर आए हो, सैलरी हमें लाखों में मिलनी चाहिए, तो ये गैप कैसे कवर होगा? अपनी क्वालिटी तो इंक्रीज करो। आपको आंसर ऐसा लिखना होगा कि एग्जामिनर सोचे कहाँ काटे नंबर। उसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि आंसर भी, क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत आपको समझ नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहा है। JIGL के पेपर में एक छोटी सी चीज थी कि वो अभी चैप्टर पढ़ लिया, ऐसे डिस्कस कर रहे, एंटिसिपेटरी बेल वाला था कि वो बेलेबल में मिलता है कि नॉन बेलेबल में। उसके लिए आपको वो पैसेज पढ़ना था और पैसेज में लिखा हुआ था कि वो बेलेबल ऑफेंस है। तो एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बट मैक्सिमम बच्चे के बाउंस हो गया होगा, पूछ क्या रहे हैं ये, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं था, ट्रिकी था। टेक्निकल पेपर कहते हैं इसको, टफ नहीं होता। टफ होता है कि पढ़ा ही नहीं कभी, आउट ऑफ कोर्स दे दिया, वो टफ होता है। टफ थोड़ी था,
टेक्निकल था। अब अगर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं तो आप कर लेंगे, नहीं दिमाग लगा सकते हैं, नहीं है दिमाग, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए स्पेशली या तो करो या तो ना करो। इस कोर्स के लिए सीधी सीधी बात हम आपको बोलेंगे, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना CA CS, या तो ये कोर्स करो और या तो ना करो। करो का मतलब समझ गए? फिर करो, फिर वो 15 से 18 घंटे वाला करो, फॉर्मेलिटी में मत करो, वरना आपका टाइम भी वेस्ट होगा, साल वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, पैसा वेस्ट हो रहा है, सब वेस्ट होगा, एंड एट द एंड यू विल बी लैंडिंग नोवेयर। तो 15 से 18 घंटे कमरा बंद करने वाली जो पढ़ाई होती है ना, दैट इज रिक्वायर्ड इन दीज कोर्सेज। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है 15-18 होते ही कहां पूरे दिन में, तो फिर सेकंड ऑप्शन इज गुड, ना करो। साइड लेके नहीं चल सकते। मैक्सिमम बच्चे 2-3 घंटा पढ़ते हैं, 3-4 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया। नो, अगर आप 10 घंटे 12 घंटे, अगर कोचिंग्स हैं साथ में ऑब्वियसली, तो 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई, और जब क्लासेस आपकी फिनिश हो जाएंगी तो कम से कम 12 से 15 घंटे की पढ़ाई, इतना रिक्वायर्ड है। जब आप कमरा बंद करके इतनी पढ़ाई करेंगे, दीन दुनिया से पूरा अलग हो जाएंगे, तब हो सकता है आप पास हो जाए, हो सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो अगर पास होना है तो ये सब करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, दोस्त रिश्तेदार सबको भूलना पड़ेगा। ठीक है, जो समारोह होते हैं, समारोह आपके बहुत होते हैं, आज इनका बर्थडे, फिर उनका बर्थडे, फिर उनके बर्थडे के लिए स्टेटस लगाओ, ये भी रिवाज चल गया आजकल, है ना। आज उनके बर्थडे, आज उनके अंकल का बर्थडे है, आज उनकी एनिवर्सरी है। कितना कितना व्यवहार आप संभाल लें, कितनी जिम्मेदारी। बड़े जो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने सारा कहा है कि आपसे रिश्तेदारी तुम्हें संभालनी है, उन्होंने ये बोझ आपके सर पे डाल दिया है। अब उसी का स्टेटस लगा रहे हैं। फिर अगर आपकी बर्थडे पड़ गई बीच में, तो जो लोग आपके लिए स्टेटस लगा रहे हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी तो लगाना है। ये नैतिक जिम्मेदारी कैसे हम हटा दें? और ये तो वो है जो दिख जाता है स्टेटस में, इसके अलावा आप कितनी पंचायत करते होंगे पता नहीं। फोन ऑन छोड़ दीजिए, हम तो आपसे कहते हैं हमारे पास फोन जमा करा दीजिए, ठीक है। जिस दिन पेपर कब खत्म हो रहे हैं, 10 या 11 जून, 7 जिस दिन लास्ट पेपर हो उस दिन आके हमसे अपना फोन ले लेना। तो अगर आप करना ट्राई करना चाह रहे हैं, कर लीजिए अपना फोन। हम पक्का कोई मैसेज नहीं पढ़ेंगे, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। आप अपना सिम, अपना फोन हमको दे जाइए, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा नंबर घर पे जो मम्मी का या किसी का हो, वो ऑफिस में दे दीजिएगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे दी जाए। अपना फोन हमारे पास जमा करा दीजिए। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने भी क्या ही है, ठीक है। 87 डेज देखिए निकाले बैठे हैं। 87 डेज के लिए ये सब कुछ भूल जाइए, इंस्टा अनइंस्टॉल कर दीजिए, फोन अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। और सिर्फ पढ़ाई करिए, फिर देखिए आप कैसे क्लियर नहीं होंगे। एंड ये जितनी भी चीजें हम आपको मार्क करा रहे हैं, सेक्शन एंड ऑल, वही याद रखना, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। और जहां अपनी पढ़ते हो, जो आपकी स्टडी टेबल है, उसमें लिख लो, टारगेट लिख लो कि किस ईयर तक आपको CS बनना है। आप 2050 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल एक लाइन लिख लिया करो, इफ आई विल नॉट स्टडी आई विल फेल, और रोज वही देखा करो बस। जब वो फेल 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 दिखेगा ना, तो मजा आएगा, नहीं हमें और पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं, सबको करना पड़ता है। अलार्म लगाइए, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, रोज टाइम टेबल बनाएंगे, रोज वो होगा कि मतलब एक दिन फॉलो होता है, अगले दिन नहीं होता। टाइम टेबल बनाने का पर्पस ही है, आज आपने टाइम टेबल बनाया, अगले दिन फॉलो नहीं हुआ, तो क्या करोगे? अगले दिन फिर बनाओगे। दैट इज हाउ द थिंग्स गो। आज टाइम टेबल बनाइए, नहीं फॉलो हुआ, 2 दिन फॉलो होता है, फिर नहीं होगा, 2 दिन तो पढ़ लें कम से कम। टारगेट लीजिए, सैटरडे संडे का टारगेट, सैटरडे नाइट का टारगेट लीजिए, फुल नाइट पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट फिनिश करना है। दीज आर द थिंग्स पीपल डू। सब ऐसे ही पास हुए हैं आज तक जो हुए हैं। आपके तो अरे सैटरडे ही नाइट तो घूमने वाली होती, क्या बात है, ये क्या बात है। नाइट इज मोर इफेक्टिव बिकॉज उस टाइम घर की डिस्टर्बेंस थोड़ी कम होती है, तो और संडे की सुबह क्लास नहीं होती, तो सैटरडे नाइट का टारगेट लो, 10-11 बजे बैठो, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ाई करिए, एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। ऐसे पढ़ाई करी जाती है। यू हैव टू स्टील टाइम, आपको टाइम चुराना पड़ेगा। आप अगर बाई चांस अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आते हैं, तो पब्लिक कन्वेंस में पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है 1 घंटा कम से कम लगता है। आप कह रहे हैं वही टाइम तो हमारा फोन चलाने का होता है, क्योंकि फिर तो 2-3 घंटा फोन चला नहीं पाएंगे क्लास में। तो उसका तरीका ये, नोट्स बनाइए, वो नोट्स हैंडी रखिए अपने बैग में, जहां आपको टाइम मिले निकालो और रीड करना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। एवरी मॉर्निंग जब भी आप उठ रहे हैं, पहले उसको रिवाइज करिए।
जितने भी सेक्शंस लिखे हैं आपने या जो भी केस लॉज लिखे हैं उनको रिवाइज करिए, ठीक है। और फिर या रात में सोते समय 2 टाइम, सुबह उठने के बाद और रात में सोते टाइम, बिल्कुल मतलब ये समझ लो वही जो आपने नोट बनाया उसी के ऊपर सोने चाहिए, पढ़ते पढ़ते सो गए, ये सिचुएशन होनी चाहिए। आप सोने के पहले पूरा सब देख लें किसने क्या स्टेटस डाले हैं, है ना, इंस्टा पे किसने क्या पोस्ट डाला है। इन चीज़ों के साथ पास होना थोड़ा डिफिकल्ट है, लगी रहिए हो जाएगा किसी ना किसी दिन, बट यू विल हैव टू मेक सैक्रिफाइस। हमेशा ये ध्यान रखना CS करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर सैक्रिफाइस किया है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और सैक्रिफाइस नहीं किया है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। दुनियादारी से अलग हटिए, सिर्फ अपना टारगेट पे फोकस करिए। एज टोल्ड 87 डेज हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं, बताया गया है, हमको सूत्रों से पता चला है। 85 डेज लगा लो, 85 डेज आर लेफ्ट। इन 85 डेज में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगली 25 आएगी उसमें रोना धोना होगा, या अगली 25 को एक और फेलिसिटेशन होगा। तो डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। समझ आ रहा है? 8 आवर्स पढ़ लेंगे, 8 घंटे, छोटे से स्टार्ट करते हैं। हम तो सोच रहे थे 1.5 घंटा बोले पहले। 8 आवर्स हो पाएगा? इसमें ये मत कहना उसमें 8 घंटे में 4 घंटे तो कोचिंग में ही हो गए थे हमारे। आई एम नॉट इंक्लूडिंग कोचिंग आवर्स। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर्स 8 आवर्स की स्टडी हो जाएगी सबकी डेली, पक्का। एंड सैटरडे नाइट फुल नाइट एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमें सैटरडे नाइट ये चाहिए कि 10-11 बजे बैठ गए और सुबह 4-5 बजे उठ रहे हैं, एवरी सैटरडे फ्रॉम नाउ, ओके। और जिस दिन छुट्टी होगी ऑब्वियसली वो भी दिन आप यूटिलाइज करेंगे। जिस दिन अगले दिन क्लास नहीं होनी उस दिन फुल नाइट आपकी स्टडीज होनी है, पक्का। और नाइट में फिर ये तो नहीं मैसेज करके पूछ रहे हैं तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, वो भी डिस्टर्बेंस है। चलो एनीवेज, बता सिर्फ इतना रहते कि ये केस लॉज याद कर लेना, बस छोटी सी बात बतानी थी। अब देखो जैसे छोटी सी बात बताने के लिए देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कितना कुछ कह दिया, तो हमें भी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ही समझो, जरा सी बात बतानी थी। आप लोग ने हमें गॉड प्रॉमिस किया है कि आप लोग आज से 8 घंटे पढ़ेंगे। आप कहेंगे गॉड प्रॉमिस वाली बात तो कहीं हुई नहीं थी। नहीं, आज से 8 घंटे पढ़ेंगे, फिर अगले हफ्ते हम लोग इसको इंक्रीज करके 10 आवर्स कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके 8 घंटे कंप्लीट हो जाए तो हमें एक मैसेज ड्रॉप कर देना 8 आवर्स डन, ओके। आप कह रहे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मैसेज ड्रॉप कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ओके चलो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये 2 केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट। अब ये उसी का डिस्क्रिप्शन है तो इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वही डिटेल पूरा बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आओ सीधे मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो नया वाला एक्ट है उसमें ये एडिशनल पॉइंट्स इंक्लूड हुए हैं, ओके। पुराने वाले एक्ट में ये सब नहीं था। अगर आप देखो तो ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं, डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीजें हैं। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, ये सब नई चीजें इनकॉर्पोरेट हुई हैं 2019 एक्ट में। आई होप जिनके पास ओल्ड सिलेबस है उनके पास भी है, 2019 वाला ही है ना सबकी बुक में, ठीक है। और ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले कौन सा सेक्शन होता है? डेफिनेशंस का। सबसे पहली डेफिनेशन जरा देखो किसकी है? कंप्लेनेंट। बताओ कंप्लेनेंट कौन हुआ? जो कंप्लेन कर रहा है। अब कंप्लेन जरा देखो कौन कौन कर सकता है। फर्स्ट कौन हुआ? कंज्यूमर। जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। सेकंड, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन। कई बार आपने देखा होगा कंज्यूमर्स की एसोसिएशन होती है, ठीक है, यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स थे, उन सारे कंज्यूमर्स ने मिलकर अपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन बना ली। यानी कंज्यूमर अकेला भी केस कर सकता है और कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकती है। थर्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी सर्विसेज ली हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कौन बन सकता है? कंज्यूमर। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी एज अ कंप्लेनेंट कंप्लेन कर सकता है, ओके। 3 लोग हुए अभी तक। कौन कौन था? कंज्यूमर हो सकता है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, सेंट्रल अथॉरिटी। ये सेंट्रल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई गई है। तो इस एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई गई है, सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि इन्वेस्टिगेशंस करती है कि किस मैन्युफैक्चरर ने या किस सेलर ने गलत माल बेचा है, गलत प्राइस पे बेचा है। तो सेंट्रल अथॉरिटी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंप्लेन कर सकती है किसी मैन्युफैक्चरर या सेलर की। फिफ्थ, वन और मोर कंज्यूमर्स
where there are numerous consumers having same interest. तो हमको बताओ what should be the difference between second point and fifth point. Second भी तो कह रहा है कंज्यूमर एसोसिएशन जब बहुत सारे कंज्यूमर्स हो, और फिफ्थ में भी कह रहे हैं वन और मोर कंज्यूमर्स. जो सेकंड वाले हैं उसमें पहली चीज तो है उनकी एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए, यानी आपने अपनी एसोसिएशन को एक रजिस्टर्ड फॉर्म में बनाया है, ठीक है. और फिफ्थ में कह रहे हैं वन और मोर कंज्यूमर. मान लीजिए हमने आप सब लोगों को एक टॉफी दी खाने को, ठीक है, और वो टॉफी डिफेक्टिव थी. अब सबकी डिफेक्टिव थी तो आप सारे कौन बन गए? कंज्यूमर्स. ओके, सारे कंज्यूमर्स मिल के केस कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप सारे कंज्यूमर्स को पहले अपनी एसोसिएशन रजिस्टर करवानी पड़ेगी, ठीक है. अगर रजिस्टर्ड एसोसिएशन है तो वो भी कर सकती है, अगर रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है तो वन और मोर कंज्यूमर्स मिल के भी केस कर सकते हैं. और अगर मान लो उस कंज्यूमर की डेथ हो गई तो कौन करेगा? लीगल एड्स करेंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं. और अगर वो कंज्यूमर माइनर है तो भी कौन करेगा? हिज पेरेंट और हिज लीगल गार्जियन. तो कितने लोग हो गए? हाँ बेटा. नहीं, लीगल एयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क हुआ? सिंपल भाषा में समझो, लीगल एयर उनका बच्चा हुआ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी लॉयर हो गया, सीएस हो गया, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दे कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ओके ओके, 7 लोग हो गए जो कंप्लेनेंट बन सकते हैं. बताइए कौन कौन हुआ? फर्स्ट कौन हुआ? कंज्यूमर. सेकेंड कोरस पे, कोरस समझते हो? हाँ, पहला कौन हुआ? कंज्यूमर. सेकेंड वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन. थर्ड वुमेन स्टेट गवर्नमेंट. इतने चालाक हैं सर, एक आंख इधर है और एक इधर बोलते चले जा रहे. फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ सेंट्रल अथॉरिटी, फिफ्थ वन और मोर कंज्यूमर, सिक्स्थ डेथ के केस में लीगल एयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और माइनर के केस में पेरेंट और गार्जियन. ठीक है. एक डाउट है, जो वॉलंटरी एसोसिएशन है क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में हो सकती है? डेफिनेटली किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ओके चलो, तो पहली डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली कंप्लेनेंट की. अब दूसरी डेफिनेशन देखिए किस चीज की है? कंप्लेंट. कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन इन राइटिंग. एलिगेशन मतलब क्या होता है? इल्जाम लगाना. इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए. कौन कर रहा होगा ये कंप्लेंट? बाय अ कंप्लेनेंट. किस लिए कर रहा है? फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ. तो पॉइंट्स देखो इसके क्या हुए? पहला एलिगेशन होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, कंप्लेनेंट कर रहा हो, और किस लिए कर रहा हो? ताकि उसे रिलीफ मिले. ओके ये सारी चीजें अगर हैं तो वो क्या मानी जाएगी? कंप्लेंट. अब देखो क्या क्या कंप्लेंट हो सकती हैं. ये सब टाइप्स ऑफ कंप्लेंट है. सबसे पहले में कह रहे हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय अ ट्रेडर. कह रहे हैं कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है. अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी. ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं. द गुड्स ब्रॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स. द सर्विसेज अवेल्ड सफर फ्रॉम वन और मोर डेफिशिएंसी. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी? डिफेक्ट, हाँ, खराबी और कमी. ठीक है, खराबी इज डिफेक्ट, कमी इज डेफिशिएंसी. गुड्स में क्या होती है? खराबी. और डेफिशिएंसी क्या किसमें होती है? सर्विसेज में. तो हमेशा याद रखना डिफेक्ट्स के रेफरेंस में हम लोग हमेशा यूज करेंगे किनको? गुड्स को. और सर्विसेज के लिए वर्ड क्या यूज होगा? डेफिशिएंसी. अगर ऐसा है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. फोर्थ में देखो क्या हो रहा है? अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज्ड for the goods or services a price in excess of the price. यानी कि जो प्राइस लॉ ने फिक्स किया था, जो प्राइस गुड्स में लिखा हुआ था या जो प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ था, उनसे ज्यादा प्राइस अगर वो चार्ज कर रहा है तो वो अनफेयर कर रहा है और हम इसकी कंप्लेन कर सकते हैं. अच्छा, कई बार आपके साथ होता होगा, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, अब इतने तो हम लोग अवेयर हैं कि हम लोग उसकी प्राइस देख लेते हैं, एमआरपी है ना. अब आपने देखा, मान लीजिए उसकी एमआरपी लिखी थी 100 और वो आपसे कह रहा है कि आपको 95 में पड़ेगा, तो क्यों नहीं लड़ते हो? वो कह रहे हैं 95 हो जाएगा, आप खुशी खुशी ले आते, बल्कि सोचते उसको दिख ना जाए कि 100 का है ये, है ना, कुछ नहीं बोलते. और अगर मान लीजिए उसने 100 लिखा है और उसने कह दिया 101 पड़ेगा, लड़ जाएंगे?
ऐसे कैसे, लिखा तो इसमें इतना है ना। जो प्राइस प्रोडक्ट में लिखा है या जो उनकी प्राइस लिस्ट में लिखा है या जिस चीज का प्राइस, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस गवर्नमेंट ने तय कर दिया है, ठीक है, वो प्राइस से ज्यादा अगर कोई चार्ज कर रहा है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी अनफेयर माना जाता है। फिफ्थ, द गुड्स विच आर हैजार्डस टू लाइफ। हैजार्डस गुड्स समझ गए, जिससे डेंजर हो सकता है, वहां पर रूल ये कहता है कि अगर कोई सेलर हैजार्डस गुड्स बेच रहा है तो उसके साथ उसको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी देने पड़ेंगे। अगर उसने बिना सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के वो गुड्स आपको दिए हैं तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। द गुड्स विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कोई केमिकल है डेंजरस नेचर का, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अगर ये केमिकल किसी को दिया जाएगा तो उसकी पैकिंग जो है वो एक टैम्पर्ड प्रूफ या सेफ्टी पैकेजिंग में होनी चाहिए, लेकिन आपको वो केमिकल की रिक्वायरमेंट थी और आपको उसने वो पॉलिथीन में डाल के दे दिया। समझ में आया क्या होगा, ठीक है, प्रॉपर सील्ड बॉटल में होना चाहिए लेकिन आपको उसने पॉलिथीन में डाल के दे दिया, क्या आप उसकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस कर सकते हैं कि वो केमिकल ही उसके ऊपर डाल देंगे? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंप्लेन कर सकते हैं। और वेयर द ट्रेडर नोज दैट द गुड्स ऑफर्ड आर अनसेफ टू द पब्लिक, अगर उसको पता था कि वो अनसेफ है तो उसे वो गुड्स नहीं देने चाहिए, या जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब है उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देने चाहिए। अगर उसने ये रूल्स फॉलो नहीं किया है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बाय द वे? हम लोग एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं कि कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं? पक्का? पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी? कंप्लेनेंट। और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? इसमें ना आंखें खोल के आंसर करना, हर बार ये होता है टेस्ट में तो स्पेशली, अगर हमने आपको पूछा है डिफाइन कंप्लेंट तो आप आंसर कंप्लेनेंट का लिख कर आते हो, 2-3 वर्ड आपको एक्स्ट्रा दिख जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। पूछा गया था कंप्लेनेंट और आप लिख क्या आए? कंप्लेन, ठीक है। तो अगर अपना चश्मा कम पड़ रहा हो तो बगल वाले का लेके प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना कि पूछ क्या रहे हैं। इसी तरह 6th कह रहे हैं द सर्विसेज विच आर ऑफ हैजार्डस नेचर। ऊपर वाला 5th पॉइंट में और 6th में क्या फर्क है? हाँ, ऊपर वाला जो है वो गुड्स के लिए था और नीचे वाला जो है वो सर्विसेज। सर्विसेज अगर हैजार्डस नेचर की हैं तो आपको भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। एंड 7th इज अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। ये प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता रहे। ये सारी की सारी चीजें देखिए क्या मानी जाती हैं? कंप्लेन। तो 2 डेफिनेशंस पढ़ ली, पहली थी कंप्लेनेंट की और दूसरी किसकी है? कंप्लेंट की। अब कह रहे हैं हाउ टू मेक कंप्लेन। कंप्लेन करी कैसे जाती है देख लीजिए। एवरी कंप्लेंट फाइल किसके पास फाइल करी जाएगी? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास। अकम्पनीड बाय, साथ में क्या भेजना पड़ेगा? ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना, फीस तो जाएगी। इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस जाएगा कंप्लेनेंट का। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज। दोनों में फर्क क्या हुआ? कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसके डिटेल्स, और ऑपोजिट पार्टी कौन हुई? जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंप्लेन, व्हेन एंड वेयर इट अरोज, एंड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ एलिगेशन। ये सारी चीजें फीस के साथ जब आप लगाएंगे तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ओल्ड में नहीं है क्या? ये डब्बा नहीं होगा बस, बाकी अगली डेफिनेशन होगी। कंज्यूमर की डेफिनेशन पे आइए, जरा देखते हैं कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। पहली लाइन समझो, बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid, promised, partly paid, partly promised, or under any system of deferred payment। पहले सिर्फ इतना ही समझना। कह रहे हैं buys any goods for a consideration। अगर हमने आपसे गुड्स फ्री में खरीदे हैं तो क्या हम कंज्यूमर हुए? बताइए, हुए कि नहीं हुए? डेफिनेशन के हिसाब से हुए कि नहीं हुए? हमने आपसे गुड्स फ्री में, हाँ अभी तक ही, आगे भी उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। हमने आपसे गुड्स फ्री में खरीदे हैं, ठीक है। अगर हमने गुड्स फ्री में खरीदे हैं तो हम कंज्यूमर नहीं हुए, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या कहती है? बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन।
अच्छा एक बात बताइए, हमने आपसे 100 रुपए का माल खरीदा, 20 रुपए अभी दिए हैं, 80 देने बाकी हैं, क्या हम कंज्यूमर हुए? वो सेलर कह रहे हैं एक तो तुमने पूरे पैसे नहीं दिए, ऊपर से मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगे, कंज्यूमर हुए? पक्का? क्यों? कह रहे हैं चाहे पूरी दे दी हो, चाहे पार्टली दे दी हो, चाहे डिफर्ड फॉर्म में दे रहे हो, ईएमआईज के फॉर्म में दे रहे हो, तो भी आप क्या माने जाओगे? कंज्यूमर. And includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised. अगली बात समझो, पहली पॉइंट यहां तक का था, any user of such goods other than the person who buys such goods. What is the difference between customer and consumer? यही कला आपके अंदर है, आंसर आता हो ना आता हो कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर. एनीवेज, हाँ. अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हम चॉकलेट लेने गए आपके लिए, ठीक है, हमने मार्केट से चॉकलेट ली और लाके हमने आपको दे दी, हम कौन हुए? आप कौन हुए? कंज्यूमर. ठीक है, हमने फिर मार्केट से चॉकलेट ली, इस बार आपको देने के पहले हमारा ही मन डोल गया, हमने रास्ते में खा ली, हम कौन हुए? आप कह रहे हैं जो होना हो, गलत बहुत किया आपने. कंज्यूमर कस्टमर छोड़ो, ये कोई बात होती है? हमारे लिए चॉकलेट लेने गई थी, हम कौन हुए? कस्टमर. ठीक है, हम कौन हुए? कंज्यूमर. यानी कस्टमर कंज्यूमर दोनों हम हैं. और अगर हमने खरीदा है और आपको दिया है तो आप कौन हो गए? कंज्यूमर. और हम कौन हो गए? कस्टमर. हमको ये बताओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कस्टमर की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर की? कंज्यूमर की, कस्टमर की नहीं कर रहे हैं. पक्का? हमने गुड्स खरीदे, चॉकलेट खरीदी आपको देने के लिए, ठीक है, उस चॉकलेट में प्राइस लिखा हुआ था 100, उसने हमसे कहा 200 रुपए की है, क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं? आई रिपीट माई क्वेश्चन. हमने आपसे पूछा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कस्टमर कवर्ड है कि कंज्यूमर कवर्ड है, ठीक है, तो आपने हमसे कहा कंज्यूमर कवर्ड है. ओके, अब हमने इस पे आपसे सवाल पूछा, हमने आपको खिलाने के लिए चॉकलेट खरीदी, उस चॉकलेट में प्राइस था 200, मतलब 100, लेकिन उसने हमसे 200 मांगे, क्या हम केस कर सकते हैं? कर सकते हैं ही नहीं. आंसर चेंज हो गया आपका. कह रहे हैं अब पर पहली लाइन में लिखा था हु बाइज एनी गुड्स, जो खरीद रहा है, खरीद रहा है कौन हो गया? कस्टमर. एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, यूजर ऑफ सच गुड्स में कौन आ गया? कंज्यूमर. ठीक है, यानी चाहे जो गुड्स खरीद रहा है या वो यूज कर रहा है, वो कौन माने जाएंगे? कंज्यूमर एंड कस्टमर, और दोनों ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड हो रहे हैं. ठीक है, तो फिर एक और बात बताओ, हमने, मेरी दुकान है छोटी सी, हमने होलसेलर से चॉकलेट्स खरीदी हैं आगे बेचने के लिए, तो हम होलसेलर के कस्टमर हुए कि कंज्यूमर हुए? हम होलसेलर से खूब सारी चॉकलेट्स लेके आए हैं अपनी दुकान में रखने के लिए, हम कस्टमर है कि कंज्यूमर? कस्टमर. खुद तो नहीं खाते चॉकलेट, क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होंगे? अभी तो आपने कहा था कस्टमर कवर होता है. कमर्शियल पर्पस के लिए अगर तुम खरीद रहे हो तो तुम कंज्यूमर नहीं हो. सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए? चाहे तुम खरीद रहे हो या खा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो तुम कंज्यूमर नहीं माने जाओगे. यही डिफरेंस कंपटीशन एक्ट में था, अगर आपको याद हो. कंपटीशन एक्ट में था चाहे तुम रीसेल के लिए ले रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो, तो भी तुम कंज्यूमर माने जाओगे कंपटीशन एक्ट के हिसाब से. हाँ ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर. आगे लिखा है, और लास्ट वर्ड लिखे, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस. अगर आप रीसेल के लिए ले रहे हैं या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा. सेकेंड वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, बस वो किसके लिए है? सर्विसेज. एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, लास्ट में देखो ये लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस. ठीक है, अब हाँ बेटा ये ना, हाँ, व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ फर्स्ट मेंशन पर्सन. इसमें वही हुआ कि हमने सर्विस ली तुम्हारे लिए, ठीक है, तो हम भी हो गए तुम भी हो गए, दोनों ही कवर होंगे. ओके फाइन. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन
कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स एंड यूज बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस ए वाले पॉइंट का मतलब हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 2-3, ठीक है? ध्यान से अंडरस्टैंड करना सब लोग। पढ़ लिया? ओके, अच्छा पढ़ना है पढ़ लो, वही लिखा है बस, डज नॉट इंक्लूड। पढ़ लिया? ओके, मान लीजिए हमने एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी है अपने चलाने के लिए, हमें बहुत फोटोकॉपी करानी रहती थी, तो हमने एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी और उससे हम अपनी फोटोकॉपी कर लेते हैं। क्या हम कंज्यूमर हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, आप कहानी की तरह सुन रहे थे, यहाँ लास्ट में होगा क्वेश्चन। बताओ, एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी, उससे हम फोटोकॉपी करते हैं अपने लिए, हम कंज्यूमर हैं? ओके। सेकंड, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, अब हमने सोचा हमने खरीदी ली और मेरे तो ठीक ही ठीक है, मतलब जितने होते हैं फोटोकॉपी, हम एक काम करते हैं, हमने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया कि यहाँ 1 रुपए में फोटोकॉपी की जाती है, तो अब जो बाहर वाले आते थे उनकी भी हम फोटोकॉपी करके उनको दे देते थे। क्या हम कंज्यूमर हैं? आई विल रिपीट, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, उससे हम सिर्फ अपनी फोटोकॉपी करते हैं, आपने कहा हम कंज्यूमर हैं, इस केस को किनारे कर दिया। हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, हमने कहा मेरे तो जो फोटोकॉपी होती है वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने एक पोस्टर भी लगा दिया यहाँ 1 रुपए में फोटोकॉपी होती है, अब जिसको भी करवानी हो करवा ले, तो वो आता है, हम फोटोकॉपी करते हैं और उसको दे देते हैं और 1 रुपए कमा लेते हैं। बताओ हम कंज्यूमर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से हैं? मेरा सिर्फ नहीं, बगल में फ्रूटी भी रखे हैं, ठीक है? अच्छा, थर्ड, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी लेकिन हमें चलाना नहीं आता था, तो हमने 2-3 लोगों से कहा कि तुम लोग हमको असिस्ट करो मशीन चलाने में, जिससे हम फोटोकॉपी करके लोगों को बेच सकें। क्या हम कंज्यूमर हैं? हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, हमें चलाना नहीं आता था, तो हमने 2 लोगों से कहा कि तुम लोग हमको हेल्प करके सिखा दो कैसे चलाई जाती है, हमने उनको अपॉइंट किया, हमने कहा हमको सिखा दो, सीखने के बाद फिर हम चला लेंगे, ठीक है? क्या हम कंज्यूमर हैं? ठीक है, 3 केस हो गए, याद रखना। फोर्थ केस, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी और उस फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए एक लड़का एम्प्लॉय करके रख लिया, ठीक है? और उससे हम कहते हैं कि तुम फोटोकॉपी करो और कर करके बेचो मार्केट में। क्या हम कंज्यूमर हैं? है कि नहीं है? 4 केसेस थे, ठीक है? फर्स्ट, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी खुद के लिए। सेकंड, हमने खरीदी खुद के लिए लेकिन उससे हम बाहर वालों की भी करते हैं। थर्ड, हम उस मशीन को चलाने के लिए 2-3 लोगों की हेल्प लेते हैं फिर चलाते हैं। एंड फोर्थ, हमने उस मशीन को चलाने के लिए एक बंदा एम्प्लॉय कर लिया जो कि फोटोकॉपी करता है और लोगों को देता है। 4 केसेस हैं, बताओ किसमें हम कंज्यूमर हैं? पहले 3 में है, लास्ट में नहीं है? पक्का? एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? हाँ बेटा, अगर हम फोटोकॉपी मशीन नहीं, फोटोकॉपी सेल करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं? अच्छा ठीक है। एक केस है लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है? इसको आपको विचार करके आना है, पढ़ के आना है, टू बी कंटिन्यूड पे, ठीक है? मतलब इसका आंसर क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ये पढ़ना आपको अपने आप है, अब देखो सब अभी पढ़ने लगे, पता तो चल जाए हम सही है कि नहीं, है ना? चलिए इसको आप रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कैन द वॉलंटरी लिकर्स एंड सिगरेट शुड आल्सो बी कंप्लाइड? बिल्कुल, लिकर्स एंड सिगरेट के लिए भी जो पैकिंग रिक्वायर्ड है वो पैकिंग होनी चाहिए। ऑपोजिट पार्टी को बेटा हम लोग टेक्निकली डिफेंडेंट बोलते हैं। हाँ ठीक है, आई होप सारे आंसर्स कर दिए हमने। चलिए, थैंक यू। ये तो चीटिंग होती है, हमने कहा था घर पे पढ़ना है, आप कहेंगे